अच्छा, अब जेन ज़ी माशाल्लाह टैलेंटेड भी है, उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, उनके पास जो है वो ज़ाहिर बात है वो जिस ज़माने में पैदा हुए हैं वहीं कंप्यूटर्स के साथ ही उन्होंने अपने आप को देखा है। और जो जनरेशन अभी चल रही है, जो अभी बच्चे हैं छोटे, वो तो डायरेक्टली गैजेट्स पे ही आए हैं ना यार, तो दे हैव मोर ऑप्शंस, दे हैव ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। पहला कि इस इवेंट के अंदर कोई स्पीकर नहीं होता, तो फिर क्या होता है? ना कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ना कोई लेक्चर होते हैं, ना कोई ड्रेस कोड होता है और ना कोई पार्टिसिपेंट नेम टैग होते हैं। जितना ज्यादा जो है उसके जो है इनोवेटिव और रिबेलियस थॉट्स होंगे, अपनी कंपनी में कोई इनिशिएटिव उसने लॉन्च किया होगा, तो ही इज द आइडियल कैंडिडेट। तमाम मैं फीमेल कैंडिडेट से बिल्कुल जो है ना ब्रदराना मशवरा देना चाहूंगा कि बहनों, अपने सीवी जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर ना करो, बिल्कुल। और अगर करती हो तो फिर ये शिकायत ना करो कि हमें हरासमेंट की कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद कुंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आज की स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, जिसके बारे में हम इन गेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट HR, टैलेंट मैनेजमेंट, कंपनी कल्चर, वी कैन डिस्कस सेठिया कल्चर। इसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, TRU कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में मुझे उबैद भाई बताएंगे। मेरे दोनों गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उबैद भाई, उबैदुल्लाह शरीफ। उबैदुल्लाह शरीफ जो है वो फाउंडर हैं द रिक्रूटर्स के और CEO भी हैं द रिक्रूटर्स के। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्म ईवो के डायरेक्टर HR मिस्टर काशिफ शमीम। थैंक यू वेरी मच आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला और हमारी पॉडकास्ट को ये एजाज़ बख्शा कि आज हम सारी बातें आपसे कर सकें। उबैद भाई, मैं आपसे बात करना शुरू करूँगा। TRU बहुत ज़बरदस्त HR से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा व्हाट इज TRU। ठीक है, थैंक यू सो मच जैद फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं चीज़ ये क्लैरिटी दे दूं कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं है। कॉन्फ्रेंस नहीं है ये। ट्रू जो है ये ऑनलाइन है या ये फिजिकल है? फिजिकल। ओके। ट्रू जो है इज एन एब्रीविएशन ऑफ द रिक्रूटिंग अनकॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये अनकॉन्फ्रेंस है। ठीक है, UN। ओके, ठीक है। और 2020 में जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन के दिन थे, कुछ करने को था नहीं, तो हमने जो है 2000 के अंदर लॉकडाउन के दिनों में एक फ्रेंचाइज एक्वायर करी थी। इस इवेंट का एक्चुअल है ना जो फ्रेंचाइज ओनर है, दे आर कॉल्ड ट्रू एम्स्टरडैम। नीदरलैंड से ये कॉन्सेप्ट निकला है और यूरोप के मेजॉरिटी ममालिक में ये इवेंट हो रहा है। तो ये एम्स्टरडैम से निकला है? एम्स्टरडैम से लॉन्च हुआ है वहाँ के, तो वहाँ की बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। तो उन्होंने हमें ये फ्रेंचाइज दी थी। वी आर द सोल फ्रेंचाइजी ऑफ ट्रू इवेंट्स इन पाकिस्तान। इसकी 4 खुसूसियात हैं। पहला कि इस इवेंट के अंदर कोई स्पीकर नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ना कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ना कोई लेक्चर होते हैं, ना कोई ड्रेस कोड होता है और ना कोई पार्टिसिपेंट नेम टैग होते हैं। So it's more like a football match. स्पीकर की जगह होंगे हमारे पास ट्रैक लीडर्स। Okay. हर They will speak. हर ट्रैक लीडर को एक घंटे के लिए एक रिक्रूटमेंट टॉपिक के साथ एक राउंड टेबल 60 मिनट्स के लिए अलॉट की जाएगी। हर ट्रैक लीडर को 60 मिनट्स मिलेंगे जी। ट्रैक लीडर 5 How many track leaders are expected to be participate over there? At this time 10 tracks at the same time. Yes. तो मैक्सिमम टाइम एक ट्रैक लीडर का जो है वो 60 मिनट्स, मैक्सिमम घंटा। सही है। ट्रैक लीडर अपने डिस्कशन को इनिशिएट करेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे ट्रैक लीडर अपॉइंट किया गया, टॉपिक दिया गया एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के हवाले से। मैंने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के हवाले से अपने डिस्कशन का आगाज किया। मेरी कंपनी में ये एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं, और उसके बाद आई विल इनकरेज पार्टिसिपेंट, जो मेरे इर्द गिर्द मेरे टेबल पे लोग बैठे हुए होंगे, टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके उबैद भाई, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रही है कि कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि एक स्पीकर होता है, वो स्पीक करता है और लोग सुनते हैं, और देन एट द एंड अगर टाइम हो तो क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा था, Q&A सेशन जिसको कहते हैं। तो इस वाली कॉन्फ्रेंस में डिफरेंशिएशन ये है कि इसके अंदर स्पीकर स्पीक नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि पार्टिसिपेशन हो रही है। यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट स्पीकर है। ओके, जी बिल्कुल। तो जो कन्वर्सेशन का या टॉपिक का फ्लो है, हाउ इट विल रन? इट फ्लो नेचुरली। ओके, कोई स्पेसिफाइड एजेंडा नहीं है। यू नीड टू स्टे नॉर्मल। ओके।
कोई प्लान चीज नहीं है। आपने ट्रैक्स आइडेंटिफाई करे, ट्रैक लीडर को समझाया, ट्रैक लीडर को पूरा फॉर्मेट समझाया, पूरी ब्रीफिंग दी, ट्रैक लीडर विल मैनेज हिज ट्रैक और हर ट्रैक किस तरीके से लेके चलना है। और उसमें एक और ये भी चीज़ होती है ना कि जब आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं हम तो नॉर्मली वहाँ पे एक स्पीकर है और सब सुन रहे हैं, और अगर उनकी पसंद का टॉपिक नहीं भी है तो भी यू हैव टू लिसन दिस। एग्जैक्टली कि सारे टॉपिक जो है वो रिलेवेंट, हर किसी से रिलेवेंट तो नहीं होंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एक टॉपिक है वो एक ट्रैक लीडर डिस्कस कर रहा है, उसके साथ जितने लोग बैठे हुए हैं वो समझ रहे हैं कि ये हमारा टॉपिक ही नहीं है, तो समहाउ हाउ इट विल बी मैनेजिंग। तो एक्चुअली उबैद भाई वैसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि मैं एज अ ट्रैक लीडर भी लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें था, तो अनकॉन्फ्रेंस में, तो उसमें यह था कि टेबल पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे चाहिए कि मुझे लगता है कि टैलेंट मैनेजमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है या मुझे इसके बारे में बात करनी है, तो मैं वहाँ जाके बैठूंगा। तो ये चॉइस होती है कि आप किस टेबल को पिक करते हैं, और मैक्सिमम जैसे 10 to 12 लोगों की कैपेसिटी होती है। अपनी चॉइस से उस टेबल बाय चॉइस बैठते हैं। They can easily move from one track to another. For example, on running discussion. Yes. Kind of a focus group. बहुत डेमोक्रेटिक है ये। Yeah. Okay. Focus group discussions on every table. Okay. Dedicated. अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट हुई, एक ट्रैक लीडर ने कोई एग्जांपल, एक टॉपिक ले लें कि मे बी रिवॉर्ड या रेम्यूनरेशन का कोई टॉपिक डिस्कस किया, डिस्कशन हुई, डिस्कशन खत्म हुई, पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया। अब क्या है? इस दफा नॉलेज शेयरिंग हो गई, इसका आउटकम नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयरिंग हो गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके टोटल। ओके, इस दफा हम लोग जो है ट्रैक लीडर के साथ एक कोच अटैच करने जा रहे हैं। कोच का काम सिर्फ ये होगा कि उसकी टेबल पे जो जो डिस्कशन और एक्टिविटीज हो रही हैं उसको डॉक्यूमेंट करेगा। डॉक्यूमेंट इन अ सेंस वीडियो बनाएगा या नोट्स बनाएगा? नोट्स बनाएगा, नोट्स लिखेगा, और फिर हर ट्रैक का एक टेक अवे डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा। सही है। ताकि जो पार्टिसिपेंट ट्रूप कराची से जा रहे हैं, सही है, उनके पास एक आफ्टर टेक अवे डॉक्यूमेंट मौजूद हो कि की लर्निंग्स हर ट्रैक की क्या क्या थी। ओके अच्छा, ट्रैक लीडर काशी भाई आपसे बात करना चाहूँगा कि ट्रैक लीडर एज यू हैव एक्सपीरियंस, आप पहले ट्रैक लीडर भी बन चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो ट्रैक लीडर जो है वो आउटकम क्या देगा टॉपिक का, या उस टॉपिक की डिस्कशन का आउटकम ट्रैक लीडर या क्या एजेंडा लेके चल रहा होगा? अच्छा, इसमें एक्चुअली देखें ना, हमारे पास 60 मिनट्स हैं, तो ट्रैक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन 60 मिनट्स को वो कैसे यूटिलाइज़ करता है। तो प्राइमरली स्टार्टिंग जैसे उस डिस्कशन की होती है, तो ट्रैक लीडर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, टॉपिक का बताता है, और अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद डिस्कशन ओपन करता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस डिस्कशन में जो है वो पार्टिसिपेट करें। और ऑब्वियसली अपनी टर्न पे सब अपने अपने इनपुट्स देते हैं, अपनी अपनी कंपनीज़ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अच्छा। और इस तरह से एक कंसेंसस डेवलप हो रहा होता है, और उसमें आर्गूमेंट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो रहा होता है कि हमारे कंपनी में तो इस मैथड को या ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। तो उसको फिर एंड में सम अप भी करता है कि यार आज की डिस्कशन में हमने ये 3-4 चीज़ें जो निकाली हैं जो कॉमनली सब जगह पे ये चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और इसके आउटकम्स हमने पॉसिबली ये भी देखे हैं। तो वो सम अप करके इस 1 घंटे के डिस्कशन में आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। सो ये ट्रैक लीडर्स को आप पिक कहाँ से करते हैं? ट्रैक लीडर्स किसको बनाना है, या कौन, इसकी कोई एलिजिबिलिटी है या क्या है? जितना ज़्यादा जो है उसके जो है इनोवेटिव और रिबेलियस थॉट्स होंगे, अपनी कंपनी में कोई इनिशिएटिव उसने लॉन्च किया होगा, तो ही इज द आइडियल कैंडिडेट। ओके, टू बी अ ट्रैक लीडर। टू बी अ ट्रैक लीडर जरा अनकन्वेंशनल आदमी चाहिए हमें, या वो जो है जरा क्रिएटिव साइड को देखा है एचआर की। तो फिर जो है ना, जो स्पेशली रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन के हवाले से, क्योंकि ये इवेंट जो है फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन का जी, ओनली बिकॉज इट्स ट्रू। There are other topics related to HR. The recruiting unconference. Okay. ये recruitment और unconference. टॉपिक्स क्या बताया आपने? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, टैलेंट स्ट्रेटजी है, टैलेंट मैनेजमेंट है, टीम को कैसे मैनेज करना है, आपको डाइवर्सिटी, टैलेंट रिटेंशन है, मतलब टैलेंट से रिलेटेड है। अदर चीजें जो है इसका पार्ट, इसके अंदर एक्चुअली रिक्रूटमेंट का इतना ब्रॉड टॉपिक है कि उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो सब टॉपिक्स जो है वो निकलते हैं, और उबैद साहब जो है वो अपनी टीम के साथ मैनेज करके वो 10-12 टॉपिक्स लॉन्च कर रहे होते हैं कि यार इस पे हम बात कर रहे होंगे। अच्छा, लेट्स गो फर्दर अपार्ट फ्रॉम द अनकॉन्फ्रेंस। सॉरी, ये कॉन्फ्रेंस का जो
कंट्रीब्यूशन है या इसका जो आइडिया है टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द एम्प्लॉयर और मे बी टू द एम्प्लॉय, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली? मैं अगर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या देख के इस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा? एज ए एम्प्लॉय या एज ए एम्प्लॉयर, मैं जिस भी उससे आऊँगा तो मैं क्या देख के आऊँगा? मुझे क्या मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस से? इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? एक्चुअली देखें, इसकी गेज करना जहाँ पे बहुत मुश्किल है वहाँ पे बहुत आसान भी है। एक्चुअली व्हेन एवर यू गो फॉर अ कॉन्फ्रेंस तो वहाँ पे आपके पूरे दिन की एक लर्निंग होती है, राइट? लेकिन उसमें आपका पूरा दिन स्पेंड हो जाता है और आप बहुत जगहों पे आपके ना चाहते हुए भी आपको टॉपिक्स वो अटेंड करने पड़ रहे होते हैं जो कि आपको शायद आपकी चॉइस ना हो जिसमें। यहाँ पे पैरेलल क्योंकि 10, 12, 15 सेशन एक साथ चल रहे होते हैं, आपकी चॉइस है कि आप किस सेशन में बैठते हैं और आप विद इन 2 आवर्स, जैसे हमारे 2 ट्रैक्स हुए थे इस दफ़ा कि 10 सेशंस हुए, उसके बाद 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक और फिर दोबारा से हमारे सेशंस हुए। तो टेक अवे बहुत सारे हो सकते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके। और ये बड़े नॉमिनल प्राइस पे करते हैं, इसलिए मैं जान के इसका जिक्र कर रहा हूँ। अदरवाइज जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में लोग जाते हैं वो काफ़ी हेफ्टी अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा है और ROI बहुत अच्छा है, जिसको फाइनेंस वाले काफ़ी चाहते हैं ना कि पता चले ROI बढ़ना चाहिए। ROI के ऊपर सिर्फ एक ही फोकस होता है कि वो बढ़ना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ROI भी और ROE भी है, जिसको रिटर्न ऑन एक्सपीरियंस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, करंट मार्केट सिनेरियो है पाकिस्तान में, एक अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 8% है पाकिस्तान में जी, और ये जंप हुई है 5.6% से विद इन अ ईयर या विद इन 1.5 साल में 5.6 से 8% चली गई है जी। सो मेनी रीजंस, इस पे भी हम बात कर लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, मार्केट जॉब मार्केट है, उसमें डू यू थिंक कि ये अनकॉन्फ्रेंस जो है वो अनएम्प्लॉयर्स को किसी तरह से सेटल करती है या उनको कोई इससे फ्रूट निकलता है उनके लिए? सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी व्हेन आई कम टू अ कॉन्फ्रेंस, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मैं कॉन्फ्रेंस में क्यों आऊँगा? ओके, सबसे पहले ये जो ट्रू कराची है ये जॉब फेयर नहीं है। नहीं, वो एग्जैक्टली ये हार्डकोर रिक्रूटर्स का, हार्डकोर टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल्स का और एम्प्लॉयर ब्रांडिंग गीक्स का इवेंट है। इन द कॉन्ट्रेरी साइड ना, आई नो इट्स नॉट अ जॉब फेयर, यू अर्ली मेंशन इज एज वेल, बट सिनेरियो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का है, जॉब मार्केट का है। जॉब मार्केट की कंडीशन कितनी खराब है, यू रिक्रूटर्स वेल नोन, उसको एड्रेस करने के लिए क्या है? अच्छा, जिस तरह भी उबैस साहब ने कहा ना कि दिस इज़ नॉट अ जॉब फेयर जहाँ पे आपको वो मिले कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो, लेकिन कुछ लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली पहले से काम कर रहे हैं उनको अपने एक्सपीरियंस को इनरिच करने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो काफ़ी ऑन जॉब देखें। हमारा जो हमेशा से लर्निंग मॉडल होता है वो 70-20-10 के हिसाब से चल रहा होता है कि 70% आप ऑन जॉब सीखते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस या ये जो हम जिस तरह से ये जो ट्रू कराची करते हैं, इसमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रैपिड पेस पे आपको मिल सकती हैं, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं नेटवर्किंग के, ताकि उससे फ़ायदा ये होता है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो मैं, और या आपने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया तो मैं आपसे जो है ना उसको रेप्लिकेट करवा सकता हूँ, उससे आपसे हेल्प ले सकता हूँ। तो इस तरह से एक पूरी जो है ना एक कम्युनिटी का, एक HR फ्रेटर्निटी का फ़ायदा होता है। सही, बेहतरीन। अच्छा, लेट्स गो फॉरवर्ड, हम HR और रिक्रूटमेंट, जॉब मार्केट और जॉब से रिलेटेड कल्चर की बात करते हैं। एज यू आर एक्सपर्ट HR, डायरेक्टर HR हैं आप, तो अभी एक इशू रेज कर लेते हैं। एक इशू है जॉब के ऊपर सरवाइव करना, एक बहुत बड़ा इशू है। नया रिक्रूट जो नया हायर हो जाता है उसको अपनी एक जिस पे वो हायर हुआ है उस जॉब पे सरवाइव करने में बहुत चैलेंजेस हैं। आई वांट यू टू हाईलाइट दीज चैलेंजेस एंड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। ओके, अच्छा जी, जो मैं आपका सवाल समझा हूँ, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक कोई भी कैंडिडेट है जब वो एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप कह रहे हैं कि सर्वाइवल के काफ़ी जो है ना, हाँ, यानी कि इनिशियली वो पहले दिन से उसको ये है कि पहले इस पे मैं टिक तो जाऊँ, ट्रेडिशनल वर्ड है, टिकना तो है, पहले तो टिक तो जाऊँ लाइक। अच्छा, इसमें एक्चुअली ना काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये, और इसमें खैर उसको कोशिश करते हैं कि सम अप करने के लिए क्विकली कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो एम्प्लॉय की एक लाइफ साइकिल है। एक लाइफ साइकिल ये है कि उसने कंपनी में आना है और एक दिन कंपनी से चले जाना है, राइट? या तो रिटायर होके या दूसरी जॉब करके या छोड़ के, सही है ना? ऐसे ही होता है, ये टोटल उसका एक जर्नी होती है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, राइट? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग
जॉब रोल की और क्लियर एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड पे होनी चाहिए कि एम्प्लॉय से क्या एम्प्लॉय से क्या चाहता है और एम्प्लॉयर से क्या चाहता है, राइट। दोनों का अग्रीमेंट होता है, वो जो हम अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, जिसको लोग शायद सही से पढ़ते भी नहीं होंगे, वो सिर्फ साइन करते हैं, बस एक चीज एंड में लिखी होती है वही पढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी शुरू में भी लिखी होती है, तो वो साइन कर देते हैं। अच्छा, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि यार ये चीज़ें हैं, और उसके साथ एक जॉब डिस्क्रिप्शन और ये सारा कुछ रूल बता दी जाता है। देखें, हर कंपनी, मैं ये समझता हूँ, मैंने भी 6-7 कंपनीज़ में काम किया है अपने तकरीबन 20 ईयर्स के करियर में। हर कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, करियर आप उसको खुद कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर, तो उसमें आपकी ये एम्प्लॉय का काम है करियर में एग्जैक्टली और उस पे ऑब्वियसली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से आपकी लर्निंग होती रहती है, और मेन जो उस पर रोल प्ले करता है वो आपकी इनऑर्गेनिक लर्निंग है, जिसमें आप एफर्ट करते हैं, जिसमें आप कॉन्शियसली अपनी इनपुट्स देते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। सेल्फ विल होती है, एब्सोल्युटली राइट। तभी डिफरेंशिएट होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन में सुबह से शाम तक अगर कोई काम कर रहा है तो वो सुबह यही सोच के जाता है कि यार अच्छा काम करना है, कोई भी ये सोच के नहीं जाता कि खराब काम करना है, राइट। तो जो डिफरेंशिएशन होती है बहुत माइनर सी, वो हर एम्प्लॉय ने अपनी एफर्ट करनी होती है, और करियर फिर ऑब्वियसली आप उसको खुद बनाते हैं। आजकल का जो रिटेंशन रेट है, अगर आप ये देखें, जो जब से ये जेन जी के जो फ्लेक्सिबल आवर्स और सारा कुछ और सब कुछ चाहिए, पहले दिन जल्दी स्विचेस करना ताकि जल्दी सैलरीज बढ़े, जल्दी ग्रोथ हो जाए। वरना अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा जेन एक्स के टाइम पे चले जाएं, तो कंपनी 5 होती थी साल, हाँ, ये पहले ऐसा था, पहली और आखिरी जॉब अच्छी जॉब है, शायद हमारे पेरेंट्स ने उस तरह से भी स्टार्ट किया, और फिर जब हमारी जनरेशन आते आते शायद पूरे करियर में 4-5 जॉब्स होंगी, लेकिन अब तो 4 साल में 4 जॉब्स हैं या 5 जॉब्स हैं। तो और इस सब का शिकार हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं। हमारे भी ऑब्वियसली इर्द गिर्द में ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो नेफ्यू हो, हमारे नीसेस हों, जो जॉब करते हैं, जो पूछते भी हमसे, जो जेनजी में फॉल करते हैं, तो उनको हमारी ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं या यही हम समझा रहे होते हैं, लेकिन इतना आसानी से कोई समझता नहीं आजकल। उनका अपना एक्सपीरियंस करने का एक शौक है कि नहीं, ये मतलब आज ये भी एक इशू है ना कि वो जो भी एक्सपीरियंस लोगों की बातें उनको ज़्यादातर जेन जी एज ग्रांटेड ले रही है, और वो दे वांट के बस हम कर लेंगे। अच्छा, अब जेन जी माशाल्लाह टैलेंटेड भी है, उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, उनके पास जो है वो ज़ाहिर बात है, वो जिस ज़माने में पैदा हुए हैं वहीं कंप्यूटर्स के साथ ही उन्होंने अपने आप को देखा है, और जो जनरेशन अभी चल रही है, जो अभी बच्चे हैं छोटे, वो तो डायरेक्टली गैजेट्स पे ही आए हैं ना यार, तो दे हैव मोर ऑप्शंस, दे हैव ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम हम अपनी मिलेनियल्स या जैन, इससे पहले वाली जो जनरेशन है, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो जैन जी की जो प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। वो मोर शॉपिंग, लेस वर्किंग, स्पेंडिंग ऑन सोशल्स, मोर स्क्रीन टाइम, और ये सब चीज़ें जैन जी की मतलब मेन प्रेफरेंसेस। मोर ऑटोनॉमी, हाँ, मोर ऑटोनॉमी। और फ्लेक्सी तो उनको मतलब हर वक्त चाहिए जॉब में। वो नहीं चाहते कि वो अपने आप को एक फ्रेम में लॉक करें और एक कन्वीनियंसी अपनी कहीं ना कहीं उनकी हिट हो रही है, वो नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन असल में जॉब या एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन को हिट करती है, और यहाँ पे डिसएग्रीमेंट आता है, और मोस्टली केसेस में यही होता है कि वो जॉब छोड़ देते हैं बिकॉज उनकी ये एक्सपेक्टेशन, शॉपिंग, लर्निंग, डेटिंग, सोशलाइजिंग, ये उनको चाहिए। ये फुलफिल जो कर रहा है वहाँ पे उनको मज़ा आएगा, और ऑर्गेनाइजेशन, अब जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं एग्जिस्टिंग, वो ये चीज़ें सर्व नहीं कर रही। नहीं, लेकिन एक्चुअली कोविड के दिनों में काशिफ भाई भी एग्री करेंगे मेरी बात से कि एम्प्लॉयर्स ने भी रियलाइज कर लिया है कि अब वो टाइम चला गया है कि 9 to 5 आदमी जो है एम्प्लॉयर्स ने रियलाइज कर लिया, टाई लगा कर ही बैठे, वो बस वो बॉस के सामने जो है वो बस हाजिरी जरूरी है। और मेजॉरिटी स्पेशली ऑलमोस्ट सारी टेक कंपनीज ने अपना वर्क फ्रॉम होम जो है अभी भी वो कन्वीनियंट मॉडल लॉन्च किया हुआ है। एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम एज फार एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस इज कंसर्न्ड, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का, एम्प्लॉयर्स का काम है आई बिलीव कि वो अपने मॉडल को इतना फ्लेक्सी बनाएं कि जेन जी को अट्रैक्ट करें। एक्चुअली देखिए ना, इंक्लूसिविटी का जो दौर है जिसमें हम DEI की बात करते हैं, तो उसमें जो इंक्लूसिविटी है वो यही है ना कि तमाम वॉक ऑफ लाइफ और तमाम जेंस के लोग, सारे जेन सबको मिले और सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हो, राइट। तो वो दौर जिस तरह भी उन्होंने कहा ना कि उबैद साहब ने, कि जेन जी या जितने भी लोग हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, और कोविड के बाद ये जो मंत्रा ये चेंज हो गया को, ऑल्दो वो फोर्स रियलाइजेशन थी जो हमें करवाई गई है कोविड के बाद, वो फोर्स रियलाइजेशन है, वो हमने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था खुद से, या रियलाइज भी नहीं किया था, उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते थे, तो वो बाय फोर्स एक चीज आ गई और लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, यूज्ड टू हो गए। अब वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, और उसके आई थिंक अंडर तकरीबन 30-35 प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं,
he I think has never been to his office for the past 4 years. तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, जब काम सारा हो रहा है और सब चीज़ें प्रॉपर हैं तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसमें ये भी हुआ है कि काफ़ी जो टेक कंपनीज़ हैं उनकी ज़्यादा पता है, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर्स हैं वो या तो अमेरिका में है या यूरोप में है, तो टाइमिंग का भी एक डिफरेंस है ना। तो काफ़ी टाइमिंग्स ऐसी हैं अब जो दोपहर में स्टार्ट हो रही हैं और रात को 10 बजे तक ख़त्म हो रही हैं। और जेन जी और ये जो नई जनरेशन है ये इसको बड़ा पसंद करती है, क्योंकि थोड़ा देर से उठने सोने सोने का जो है ना बड़ा नहीं, सोने का टाइम तो सबको हमें भी मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा देर से सोना चाहते हैं। वो जागना ज़्यादा चाहते हैं और सोना वो डे लाइट में सोना चाहते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम है, उनकी लग्जरी है ना यार, जब वो देर तक उनको ये बड़ा एडिशनल बेनिफिट लगता है कि यार मैं सुबह नहीं उठ रहा, ठंडे टाइम में मैं काम करूं और जागूं, और बाकी जब गर्मी हो और ऐसा एनवायरनमेंट हो तो मैं आराम। हाँ, और अब हम उनको सोचते रहे कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना है इस तरह, तो टाइम हैव चेंज, तो चीज़ें चेंज होती हैं। अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट एक है, कॉन्सेप्ट क्या है, सभी का एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने जॉब्स की होंगी, कि एक है कॉर्पोरेट कल्चर और एक है सेठिया कल्चर। दोनों की एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉय की भी एम्प्लॉयर्स की भी, दोनों जगहों पे अलग अलग हैं। आई वांट यू टू हाईलाइट कि सेठिया कल्चर की जो खराबियां हैं और कॉर्पोरेट कल्चर्स की जो अच्छाइयां हैं उनको ज़रा आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। अच्छा, ये आज की वैसे बहस नहीं है, मतलब ये जो डिबेट है ना, ये डिफरेंट है, बट इट्स हमेशा से इट्स एचआर। कॉर्पोरेट मींस मल्टीनेशनल कल्चर, एम आई राइट? ऐसे ही। ओके। अच्छा, मल्टीनेशनल में जिस तरह हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट कल्चर है ना, तो बहुत सारी नेशनल अच्छी कंपनीज हैं, नेशनल कंपनीज, उनका भी जो कल्चर है दैट वी कैन कॉल एज एक्चुअली कॉर्पोरेट कल्चर इज जस्ट नॉट मल्टीनेशनल कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर इज ए स्टैंडर्ड कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, जहाँ सही है, जहाँ की नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं वो एज गुड हो, जैसे एज अ मल्टीनेशनल, सो एनी कंपनी कैन क्वालिफाई फॉर अ कॉर्पोरेट कल्चर रादर देन, मतलब डजंट मैटर कि वो नेशनल कंपनी है या कंपनी है। लेकिन देखिए, नॉर्मली मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन के, वहाँ से जहाँ से एक एम्प्लॉय स्टार्ट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर उसके जहन में है कि मैंने इस काम, देखें आजकल बड़ा सब कुछ अवेलेबल है नेट पे, कि आप किस कंपनी में काम करना चाहते हैं, किस कंपनी में आप काम करना नहीं चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन है, राइट। एआई के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें और भी आसान हो गई हैं। यूट्यूब पे वीडियोस है, कंपनी कल्चर है, लिंक्डइन है आपके पास, फेसबुक है, हर कंपनी का सोशल मीडिया पेज अवेलेबल है, वेबसाइट अवेलेबल है, रिव्यूज़, सारा कुछ मिल सकता है आपको। यू जस्ट हैव टू डिग इन और आप कर सकते हैं, राइट। तो अब सेठिया कल्चर या जो भी हम इसको कह लें कि यार जो कॉर्पोरेट कल्चर नहीं होगा उसमें तो चाहे कोई भी काम कर ले उसको एक उसको इश्यूज आएंगे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टाइम हो, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग असाइनमेंट हो, ओवरबर्डन हो, वो कुछ ना कुछ उसको इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक मैं ये समझता हूँ कि एम्प्लॉय जो होता है ना उसको नेविगेट करना आना चाहिए, चाहे वो किस तरह से भी हो। आई हैव सीन पीपल जो कि बड़े स्मार्ट और लबोरियस किस्म के हैं, मेहनती हैं, और वो सेठिया कंपनी में भी जो है वो अपना रास्ता निकाल गए बेहतरीन तरीके से। और मैंने देखा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटीज़ भी हों वहाँ से भी लोग फायर हुए हैं। बिल्कुल। तो इसका जो कहते हैं ना प्राइम रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो एम्प्लॉय है, भले वो 1% से ही हो, जैसे 51-49 होता है ना, तो लेकिन वो एम्प्लॉय के अपने एंड पे होता है। और दूसरा जो है, जो सेठ साहब है उनके भी माइंडसेट पे बड़ा डिपेंड करता है कि कितने फॉरवर्ड थिंकिंग। मैं उसी पे बात सारी वहीं से कि वो कितने सेठ है, वो अपने आप को सेठ कितना समझते हैं और एम्प्लॉय को कितना एम्प्लॉय समझते हैं, या एक एम्प्लॉय को कितना ह्यूमन बीइंग समझते हैं। मैं आपको 3 कंपनीज की एग्जांपल दूंगा, एफएमसीजी सेक्टर की, सर फार्मा की नहीं दूंगा अभी फिलहाल। व्हाई नॉट फार्मा? शान फूड्स, द फर्स्ट पाकिस्तानी मल्टीनेशनल स्पाइसेस कंपनी, ऐसी, राइट। रवांडा में हमने अपना पहला ब्रांच ऑफिस खोला। सर रवांडा में कोई पाकिस्तानी मसाला नहीं है, शान फूड जरूर है। एंड हमारे जो नेबर्स हैं, नेशनल इंडियंस, दे लव्ड इट। सबसे ज्यादा परचेजिंग वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टपाल्टी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, रवांडा में है, वो भी रवांडा में नहीं है, लेकिन रवांडा की तो प्रॉब्लम। तो टपाल्टी वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली, कंपनी के कल्चर वाइज, कॉर्पोरेट कल्चर वाइज सही है। ईबीएम, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर, रवांडा में है। तो लाइक दिस, दे आर ओनर बेस्ड कंपनी, ओनर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। फार्मीवो, काशिफ भाई की, वन ऑफ द बेस्ट, हारून भाई, फॉरवर्ड थिंकिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। हम कहते हैं ना, मेड इन पाकिस्तान का टैग, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी कंपनी, दैट्स द कंपनी। एक्चुअली कल्चर ऊपर से ही आता है, लीडरशिप जो है कल्चर को कैस्केड कर रही होती है। अब अगर वो सेठिया कल्चर होगा या सेठ
ऑनर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर ज़ाहिर है वो वाला कल्चर नीचे कैस्केड होगा। और अगर कॉर्पोरेट होगा, लीडर्स होंगे उसमें, प्रॉपर तरीके होंगे, स्टैंडर्ड्स बने हुए होंगे। एक और मसला है, सेठिया कंपनी में ना जॉब डिस्क्रिप्शन भी कोई नहीं होती। नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आपके एचआर वालों ने किस तरीके से जो है स्ट्रीमलाइन किया सिस्टम्स सेठिया को। कंपनीज में आपने भी देखा ही होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन वो होती है जो एचआर को सेठ बताता है कि ये वाला काम इससे करवाना है। काशिफ भाई बताएंगे इस हवाले से। असल में ये भी देखना है ना कि उसमें कितने परसेंट सिटी कंपनी में कितने कितना इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं उसके। तो उसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस आपको मिल सकती हैं। लेकिन कमिंग बैक के कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जॉब रोल में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट। आपके करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आजकल इसको ना विक्टिम माइंडसेट की तरफ हम ज़्यादा ले जाते हैं। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट पे रहें और पॉजिटिव साइड देखें, बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ज़्यादातर एज अ नेशन पता नहीं क्यों बैद होता है ना कि यार हम थोड़ा सा विक्टिमाइज ज़्यादा कर लेते हैं अपने आप को, अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ impact, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, अपना इम्पैक्ट अपने ऊपर ही कैलकुलेट, पूरी दुनिया ही कॉन्स्पिरेसी कर रही है मेरे खिलाफ। ये बड़ा होता है, ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ज़्यादा टफ सिचुएशंस होती होंगी, तो फिर उन जो सेठ हैं या उनके जो ओनर्स हैं उनको प्रॉब्लम भी होती होगी, क्योंकि रिटेंशन नहीं रहती है, आपके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते हैं। जब लोग आना जाना इतना ज़्यादा होता है तो आपकी रेपुटेशन भी एट स्टेक आ जाती है। तो अब तो बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा, और जान नहीं आई है वहाँ पे विद द प्रोसेस। स्टेटों को भी अवेयरनेस हो गई है कि अब इस तरह का काम नहीं चलने वाला, आप जरा सा स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जिस तरह स्टेट है, मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक है, आप यकीन करेंगे उन्होंने वो जो है 1.2 मिलियन पे जो है अपने CHRO को लेकर आए। अच्छा, मैं नाम नहीं कोट करूंगा। प्लस ये कि नेशनल कंपनीज ने माशाल्लाह जिस तरह प्रोग्रेस किया है ना ओवर द पास्ट लाइक 10-15 ईयर्स, तो अब तो मल्टीनेशनल को जो है आंखें दिखा रही है नेशनल कंपनीज, और इतनी माशाल्लाह जॉइंट हो गई हैं। कुछ कंपनीज का नाम इन्होंने लिया है, तो वो सारी कंपनीज और ये सारी, तो इन्होंने बेंचमार्क बड़ा अच्छा सेट किया है। और यहाँ एक मिक्स ब्लेंड भी हुआ है कि कुछ मल्टीनेशनल से लोग आए हैं, कुछ इन्होंने भी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, चीज़ें, बिजनेस स्कूल से हायरिंग करी है, IBA से लेकर आए, लम से लाए, CBM से लाए। अब वो वाला भी एक वो जो था ना सिंड्रोम के, यार एक लम्स या IBA का ग्रेजुएट जाएगा ही मल्टीनेशनल। अब वो भी चेंज हो गया। अब अच्छे पैकेजेस हैं, एक्चुअली वर्किंग एनवायरनमेंट है। यूनिवर्सिटीज के नाम से एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट किया, मैं इसको भी थोड़ा नेगेटिव लूँगा, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी अच्छी नामवर यूनिवर्सिटी में जिसने नहीं पढ़ा, समहाउ उसने अपना ग्रेजुएट तो किया है ना, मतलब उसने डिग्री तो ली है ना, पढ़ा तो है ना, तो उसका क्या कसूर है? आई एम द ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, द फाइनेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। आपको कितनी जल्दी जॉब मिली? फौरन मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 2004 की बात है, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन हमारे जितने ही पास आउट है, आपको 2004 में जॉब मिली ना, आपने ये देखा होगा, ये चीज आपने फेस की कि मैं लम्स से नहीं हूँ या मैं IBA से नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी आपको बहुत ट्रेन कर देती है, क्योंकि सरकारी कल्चर है ना, आपको इतना बेहतरीन रगड़ा देते हैं। हाँ, बेसिक रगड़े वाली बात है, आपको कुछ आ जाता है। आप क्लासों से इतना नहीं सीखते जितना रगड़े से सीखते हो। और दूसरा कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स कराची यूनिवर्सिटी या और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो दे आर ऑन द ऑन टॉप पोजीशंस इन पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं है, वो वाली बात सही है कि एक एडेड एडवांटेज हो जाता है जो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पूरा फाउंडेशन जो है ना, एग्जैक्टली वो वहाँ से चल रहा होता है। ये सारी बातें तो ठीक है एम्प्लॉयमेंट की और एम्प्लॉय की कल्चर की, लेकिन जब एक एम्प्लॉय या एक स्टूडेंट जब निकल रहा होता है ग्रेजुएट होके और जॉब मार्केट में जाता है, तो सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम आता है ना, जितना एक्सपीरियंस HR ने किया होगा इस चीज़ को, कि स्किल मिसमैच, वो सबसे पहले उसको ये चीज़ हिट होती है कि यार ये जो कुछ काम सिखा रहे हैं, या सॉरी ये जो कुछ काम ऑफ़र कर रहे हैं, जो जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें से तो मुझे यूनिवर्सिटी में तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा। इसको कहते हैं एकेडमी और इंडस्ट्री का गैप है एक्चुअली। हाँ, सो ये बड़ा गैप है यहाँ पे। HR को और इंडस्ट्री को में भी कनेक्शन अगर हो कहीं ना कहीं, मैं वो बताता हूँ कि जो उसमें रोल उनका है। स्कूल्स है, उनका जो करियर रिलेशंस डिपार्टमेंट है ना, प्लेसमेंट सेंटर जिसको प्लेसमेंट सेंटर्स, अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वो तो बिल्कुल ही फारिग नहीं है, सोया हुआ है। तो उनको बाकायदा बिजनेस स्कूल्स की मैनेजमेंट की तरफ से टारगेट दिए जाते हैं। हमारा इस दफा 60 स्टूडेंट जो है MBA करके क्वालिफाई हो रहा है या BBA करके क्वालिफाई हो रहा है।
आपको इतने दिन के अंदर कंपनीज के अंदर प्लेस करना है। अब आप जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करो, लोगों के पास जाओ, ग्रेजुएट डायरेक्टरी पब्लिश करो, उनको उस डॉक्यूमेंट को सर्कुलेट करो। ये सारी चीजें जो है ना, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे खुद हुआ करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, यस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि जी हमें जो किताबों में पढ़ाया गया था, जब हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे ऑन ग्राउंड जो आए तो वैसा कुछ नहीं है, फर्क बिल्कुल अलग ही दुनिया है वो। तो इंटर्नशिप इसीलिए कहीं करवाई जाती है। लेकिन इंटर्नशिप सारी ऑर्गेनाइजेशन अनफॉर्चुनेटली ऑफर ही नहीं करती, और अगर करती भी हैं, मिसाल है तो अगर बड़ी कंपनी सिर्फ 50 इंटर्नशिप ऑफर कर रही है, या शायद 50 तो मैंने बड़ा नंबर बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन 25 से 12 10 और इंटर्नशिप भी सारे डिपार्टमेंट में ऑफर नहीं करती। ये भी एक अनफॉर्चुनेट है। सिर्फ जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे एक परमानेंट एम्प्लॉय हायर करे बगैर काम चल सकता है, तो वहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ ना। एक तो इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है ना कि जो बच्चा या कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, वो वहाँ पे कितना मीनिंगफुल काम करता है उस 6 वीक्स के अंदर, राइट। अगर मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी का इसमें बताऊँ कि हमने तकरीबन 10 साल से उस इंटर्नशिप का नाम ही रखा है स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, वो फार्म भी बने, और उसमें हम पहले तो सारे HOD से प्रोजेक्ट लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। अगर प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है इस दफ़ा, तो फिर मुझे इंटर्न भी नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं इंटर्न ले लूंगा तो मैं उसे फोटो कॉपीज करवाऊंगा कराऊंगा, क्या हाँ, डाटा एंट्री करवाऊंगा। तो मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो फिर हम उसको नीड पूरा वो फॉर्म फिल करते हैं, वो अप्रूव होता है, फिर जाके इंटर्न आता है, फिर उस पर इंटर्न पूरा काम करता है, फिर इंटर्न इवेलुएट होता है। इंटर्न अपना फाइनल जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो भी उसने किया होता है, वो मैनेजमेंट के सामने, टॉप MD CEO के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है। उस पर फिर टॉप इंटर्न का अवार्ड मिलता है। मीनिंगफुल। तो इसमें देखें ना कि MD CEO कंट्री मैनेजर जो भी टॉप लेवल, वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छा ज़बरदस्त, और कितने ऐसे इंटर्न्स हैं मेरे अपने डिपार्टमेंट में जिनको हमने जॉब ऑफर की है, अभी भी इंटर्न्स को जॉब पे रखा है। पहली प्रेफरेंस भी वही होती है हमारी। तो इसमें जिन्होंने वो जो इंटरव्यू जो किया था हासिल, जहाँ पे मैं गया था, वो इंटर्न थी हमारे पास, और उन्होंने कितना मतलब उसको प्रेज़ किया उस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम को। तो हम बहुत ज़्यादा आप इस तरह से लेते हैं? अच्छा, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट भी होते हैं ऑफिस में, तो हमारे पास नॉर्मली 8 to 10 इंटर्न्स जो होते हैं हेड ऑफिस में होते हैं, हेड ऑफिस में होते हैं, और इतना ही तकरीबन इंटर्न्स हमारे फैक्ट्री प्लांट मैन्युफैक्चरिंग साइट पे। अच्छा, आपके सारे एम्प्लॉयज़ मिला लें अगर फैक्ट्री भी और एडमिन भी, तो कितने होंगे टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे? असल में क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो सेल्स फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो तो पूरे पाकिस्तान में अराउंड बल्कि मोर देन 2000 है, राइट। लेकिन हेड ऑफिस है उसके एम्प्लॉयज़ मिला लें हम, तो परमानेंट स्टाफ तकरीबन 350-400 के करीब है। तो उसके अंदर ये अगेन वही बात आ गई, ये 10 इंटर्न्स जो हैं, मैं नहीं किसी चीज़ को जज करा कि कम है या ज़्यादा है। क्या यूनिवर्सिटी से इतनी कम डिमांड है, या जॉब की इतनी कम डिमांड है कि इंटर्नीज अवेलेबल ही नहीं है? पाकिस्तान में जितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं ना, और बड़े बड़े मैसिव स्केल पे, अगर वो 2-2, 3-3 इंटर्न्स भी रख लें ना, तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बात ये सारे रख नहीं रहे ना। हाँ, तो जो अपना जितना शेयर डाल सकता है वो बिल्कुल डालना चलना चाहिए। और उसमें भी फिर ये कि बड़ा मीनिंगफुल असाइनमेंट उनसे करवाएं, और ये वो बच्चे हैं जो रियली इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के लिए आते हैं और ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा काशिफ साहब, मुझे एक और थोड़ा सा, हम फाइनली अपनी बात को कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे। रोल ऑफ HR एक बहुत बड़ा, किताबों में तो बड़ा क्लियर है, जो HR में मेजर्स करके आ रहे हैं उनको भी बड़ा क्लियर है और जिन्होंने HR को एज सब्जेक्ट पढ़ा है उनको भी पता है। लेकिन एक्चुअल रोल ऑफ HR जो कंपनी के अंदर प्रैक्टिकली है, वो क्या है? आपने किताबों की बात की, मुझे एक शेर याद आ गया कि वो दर्ज था ही नहीं निसाबों में जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया ज़माने, जो सिखा दिया ज़माने ने। तो देखें, ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का, चाहे वो डिपार्टमेंट लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, हर किसी का रोल डिफाइंड होता है, राइट। एक अच्छी एम्प्लॉयर ब्रांड कंस्ट्रक्ट करना HR के डोमेन में आता है कि एम्प्लॉय अट्रैक्ट हो, एम्प्लॉयर ब्रांड ऐसा हो। और एम्प्लॉयर ब्रांड बनता कैसे है? वो बनता ऐसे है कि आप अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ को एग्जिबिट करते हैं, और आपके जो लोग जो इंटर्नशिप प्रोग्राम से निकलते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स वो ज़्यादा बेहतर वॉइस होते हैं इंडस्ट्री में आपके चीज़ों के हवाले से, क्योंकि हम हर कंपनी अपने बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी क्लेम्स कर सकती है, करती है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि आप एक ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड बनाता है, इंटरनल प्रमोशंस, रिटेंशन रेट, और कल्चर बनाने से होगा।
ये कल्चर बनाने से होगा। और ये कल्चर आता भी टॉप से, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, और उसमें हर एक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एचआर के डोमेन में बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली आती हैं। फिर आप अच्छे टैलेंट अट्रैक्ट करें। अच्छे टैलेंट का ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा पैसों पे अच्छा बंदा ले आएं। कॉस्ट कटिंग आती है ना यहाँ। सही है ना। और यह बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट का अच्छा होना जरूरी है। नहीं है बेसिकली। एग्जैक्टली कोई इसमें टैलेंट। हाँ, ये गेज होता है कि अच्छा टैलेंट वो किसी में नाम नहीं लूंगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो टॉप यूनिवर्सिटी से है। जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी हो सकता है उसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो। एग्जैक्टली कहीं यूनिवर्सिटी में फिजिकली गया ही ना हो। अब तो डिग्रीज भी रेलेवेंट होती जा रही है ना। गूगल तो देता है, हमें तो जरूरत ही नहीं ऑनलाइन है। कोर्सेज इतने स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमी। आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना है, इसमें सबसे बेहतरीन है लिंक्डइन लर्निंग, द लार्जेस्ट पोर्टल एक्चुअली, वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल्स एक्चुअली, वर्ल्ड वाइड पोर्टल है। यस। अच्छा, लिंक्डइन में ना बहुत सारे फेक और फ्रॉड वाले सीन भी बहुत ज्यादा है। पोस्ट की जाती है जॉब अर्जेंट हायरिंग की टाइटल से, हाँ, और बहुत सारे लोग उसको जो है ना बेचारे अप्लाई, पीपल डोंट नो ना एक्चुअली, लोगों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और इतनी सारी उस पर जो है ना एप्लीकेशन उसके पास जमा होती है, सारा डाटा उसके पास आ जाता है, और उसके बाद वो डाटा को या तो रीयूज़ करता है या इसको सेल भी कर सकता होगा ऑनलाइन पे। तो इस पर बड़ा कंपनीज़ को इस पर काम करना चाहिए। कंपनीज़ के जो बने बनाए पेजेस हैं, जो कंपनीज़ के अपने ओरिजिनल पेजेस हैं, उनकी तो बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एचआर की बात करूँगा कि आई एम रिक्रूटर फ्रॉम फला एंड फला, ऑनलाइन रिक्रूटर, और उसको क्या कहते हैं जो रिमोट रिक्रूटर जो होते हैं वो लोग इतना मतलब लिंक्डइन उनसे भरा हुआ है। सबसे पहली और जेन्युइन लोग उसमें बहुत कम है, ये चीज़ है। सबसे पहली चीज, जो भी जॉब एडवर्टाइज आ रहा है, अगर उस पे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज जेन्युइन एडवर्टाइज। अरे वो तो व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, इस पे डाल दे। नहीं डाले, ये कैंडिडेट को समझना चाहिए। वो कहते हैं, अच्छा ये भी कहते हैं कि वो जो मेरी पोस्ट को जो है ना वो लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि तो फिर मैं आपकी प्रोफाइल को रिव्यू कर लूँगा। नहीं, इस तरह के तो बहुत स्कैम्स हैं, और बहुत सारे स्कैम्स हमारे पास भी इस तरह के रिपोर्ट होते हैं। और जिस तरह भी उबैद ने बात कही ना कि जेन्युइन ईमेल एड्रेस अगर डला हुआ है तो दैट मीन्स कि इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिक। मतलब जो बेचारे होपफुल हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी सोच से, उनकी नीयत से खेला जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में दो चीजों के बड़े जबरदस्त स्कैम चल रहे हैं सर। हाँ, एक तो जॉब का सही है, जॉब देने के उसमें जरा रिक्रूटर, हाँ, और दूसरा एवरीवन इज अ ट्रेनर और एवरीवन इज अ रियल्टर एज वेल। आप इस वक्त एक पत्थर उठाएंगे, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल दिस, हाँ, 6 सर्टिफिकेट लगे होंगे। मैं रिक्रूटर्स चला रहा हूँ, मैंने जी सर्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल लॉन्च कर दिया, लोग आए, सही है, उनको क्लासें दी, रिक्रूटर्स के लेटर हेड पे सर्टिफिकेट बना के बांट दिया, सही है। अब ये सर्टिफिकेट, मेरा सवाल ये है तमाम एचआर फैटर्निटी से जो पढ़ने आ रहे हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी के 60 70 हज़ार रुपए दे रहे हैं, आप ये सर्टिफिकेट लेके आप दुबई के मार्केट में जाओगे, दुबई वाला क्या कहेगा? आपको हाथों हाथ उठ लेगा या ये कहेगा ये कागज है, इसके अंदर जो है पकौड़े लो, डालो और चटनी की टॉपिंग करके खा लो। नहीं, कॉन्सेप्ट यही क्रिएट किया जाता है कि ये सर्टिफिकेट बस आप करके लेके जाएं और आपके पास a lot of jobs are there for you. There's a hell of a difference between a certification and certificate. Exactly. Certification is always backed up by authentic, credible institution. Absolutely right. Recruiter जैसे Microsoft आज उबैदुल्लाह खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता मैंने रिक्रूटर की सर्टिफिकेशन लॉन्च कर दी, एचआर की सर्टिफिकेशन लॉन्च कर दी, उसकी एक क्रेडिबल बॉडी पीछे होनी चाहिए। मैं सर्टिफिकेट लॉन्च कर सकता हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ रिक्रूटर के प्लेटफॉर्म जो सर्टिफिकेट प्रिंट वाला है। सो एवरीवन इज ऑफरिंग सर्टिफिकेशन। अरे भाई, which is so sad. and the problem is लोगों में अवेयरनेस नहीं है यार। थोड़ा सा उसमें जाना चाहिए थोड़ी सी डिटेल्स में कि कहाँ से ये सर्टिफाइड हैं, कहाँ से मतलब ये एक्रेडिटेड कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी पता चले ना इस बात को कि लिंक्डइन से जॉब जरूर सर्च करें। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उस पे जाना चाहिए, लेकिन कारोबार को बड़ा जरा अच्छे अच्छा लिंक्डइन से जॉब मिलती है बिल्कुल मिलती है और सारी कंपनीज बड़ी उस पे होती हैं, लेकिन जरा देखभाल के जाना चाहिए, इन स्कैम से अपने आप को बचाना चाहिए। हाउ टू फाइंड अ जॉब ऑन लिंक्डइन, ये जरा आप मुझे बताएं। देखिए, बड़ा जैसे आपने भी वही बताया कि जो ओरिजिनल जॉब, बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लिंक्डइन के अंदर एक टैब है जॉब्स का, उसके अंदर जॉब्स आ रही होती हैं बट वो इररिलेवेंट होती हैं।
देखें, वो अगर कोई सजेशंस आ रही हैं तो वो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन द जो आप बेस्ड ऑन द प्रोफाइल है वो बेसिकली। ऑब्वियसली जो आपका ट्रैक रहा है, आपका अगर फॉर एग्जांपल एचआर का ही ट्रैक रहा है तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही होंगी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, एक्चुअली इसके आजकल जॉब पोर्टल्स भी कंपनी के अपने वेबसाइट पे भी होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उबैदुल्लाह साहब, Pleasure is and all mine. Kashif Pleasure is all साहब, mine. Thank you very very much. It's a nice podcast with you. Good luck.